नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस के संविधान में संसद के दो सदन। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे संसद के दो सदन कौन से हैं। राष्ट्रीय सभा और पंचम गणतंत्र के संविधान में द्वितीय सदन का नाम गणतंत्र परिषद से बदलकर सीनेट कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा पहला सदन है और नवीन संविधान की धारा 24 के अनुसार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। सभा के चुनाव हेतु एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब द्वितीय मतपत्र योजना क्या है? जब किसी भी बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पहले मतदान के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो द्वितीय मतपत्र योजना के तहत उसको दोबारा मतदान में हिस्सा लेना पड़ता है। दोबारा मतदान होता है और दोबारा मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। कंडीशन ये है कि 50% से अधिक और पंजीकृत मतदाताओं से 1/4 से अधिक मत प्राप्त होने जरूरी है। अर्थात यानी इस कंडीशन को जो पूरा नहीं करता तो दोबारा मतदान की प्रोसेस की जाती है, प्रक्रिया की जाती है। राष्ट्रीय सभा के चुनाव में व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है ये लोकतांत्रिक प्रोसेस से, प्रक्रिया से यहाँ मतदान को करवाया जाता है। कार्यकाल राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का 5 वर्ष है और पंचम गणतंत्र के संविधान में भी 5 वर्ष ही रखा गया, चतुर्थ में भी 5 वर्ष का ही कार्यकाल था। संविधान की धारा 12 के अनुसार राष्ट्रपति इस अवधि से पूर्व भी प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श करके राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार रखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है। अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त संकटकालीन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति यह कार्य कर रहा है। वह न तो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है और न ही संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रीय सभा को भंग किए जाने पर 20 से 30 दिन के भीतर नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन अवश्य में हो जाना चाहिए। यानी दोनों ही बातें हो गई कि एक तरफ तो पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रीय सभा को भंग किया जा सकता है और द्वितीय रूप में ये बताया कि संकटकालीन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त संकटकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा है तो न तो वह राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है और न ही संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकता है। अब बात आती है कि संसद के अधिवेशन वर्ष में 2 बार होते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है। संसद का अधिवेशन सार्वजनिक होता है और प्रधानमंत्री या सदन के 1/10 सदस्यों के आग्रह पर गुप्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जिसमें हम कहना चाह रहे हैं कि संसद के सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी सदस्य को इसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
न ही वह सदन के बाहर किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद जो है एक इम्पोर्टेंट सदन है और उसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संसद के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी संसद को हैंडल करने के लिए सभापति का निर्वाचन होता है और उसकी भूमिका क्या रहती है। संसद के सभाओं को संचालित करने के लिए ज़रूरी है कि उसका एक नेतृत्व यानी उसका एक सभापति होना चाहिए। सभापति का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा के सदस्यों द्वारा होता है। उसका प्रमुख कार्य सदन का सभापतित्व करना है और सदन में शांति बनी रहे, सदन के सदस्य मर्यादित रहें, विधि निर्माण के कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें। इन सब दायित्वों की पूर्ति सदन में होनी चाहिए। ये दायित्व सभापति को देखना होता है। पंचम गणतंत्र की धारा 16 के अनुसार आपातकाल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति उससे परामर्श लेता है, यानी सभापति से परामर्श मंत्रणा ली जा सकती है। धारा 12 के अनुसार राष्ट्रीय सभा को विघटित करने से पहले भी राष्ट्रपति उससे परामर्श लेता है, लेकिन दोनों ही विषयों पर परामर्श लेने के बाद उसे मान लिया जाए, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। धारा 56 के अंतर्गत संवैधानिक परिषद में 3 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार सभापति को दिया गया है और फ्रांस में संवैधानिक परिषद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है संसद द्वारा बनाया गया कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश में यदि संविधान की उल्लंघना हुई है या जनहित में नहीं है वह कानून, तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार होता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। सभापति परिषद में इन सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति से और भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने लगे हैं। अब बात आती है सीनेट, द्वितीय सदन है। सीनेट एक सर्वोच्च सदन के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहते हैं कि सीनेट एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय परिषद का विघटन तो कर सकता है, किंतु वह सीनेट को विघटित नहीं कर सकता, यानी द्वितीय सदन सीनेट को वह विघटित नहीं कर सकता। सीनेट के सदस्य 1958 में लागू किए गए संविधान के आधार पर 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और बाद में ये 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन हर 3 वर्ष के पश्चात सदन के आधे सदस्य यानी 50% सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसके स्थान पर नए सदस्यों को निर्वाचित कर लिया जाता है। सदस्यों की योग्यताएं इस तरह निर्धारित की गई हैं जो संवैधानिक कानून के आधार पर निर्धारण चलता है। 35 वर्ष की आयु न्यूनतम सीनेट के सदस्यों के लिए ज़रूरी है और बाकी सभी योग्यताएं जो हैं राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की तरह ही इन पर लागू की जाती हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान में सीनेट के सभापति की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्वाचन प्रति 3 वर्ष बाद सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान की धारा में उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 7वीं धारा में उसके अधिकार और प्रतिष्ठा में पहले से बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई, यानी इसका नाम चेंज हुआ। चतुर्थ गणतंत्र में गणतंत्र परिषद था, पंचम गणतंत्र में सीनेट नाम रखा गया। सीनेट की सभाओं का सभापतित्व करता है सभापति और उसे वही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है
जो शांति व्यवस्था बनाए रखना, विधि निर्माण के कार्यों में सहयोग इत्यादि। सीनेट के दोनों सदनों से, सीनेट व राष्ट्रीय सभा दोनों सदनों से राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करने से पूर्व परामर्श ले सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सभा के सभापति की तुलना में सीनेट के सभापति को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उसका मुख्य कारण ये माना गया कि सीनेट के सभापति द्वारा संवैधानिक परिषद के 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और संवैधानिक परिषद न्यायपालिका के रूप में काम करती है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं संसद के अधिकार एवं उसकी शक्तियाँ। संसद के अधिकार एवं शक्तियों में सबसे पहला पॉइंट आता है विधि निर्माण संबंधी कार्य, यानी कानून का निर्माण का दायित्व संसद के दोनों सदनों के पास है। विधि निर्माण में पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निवास करती है, जो इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों तथा जनमत संग्रह के द्वारा करती है। संसद को राष्ट्र के प्रशासन के लिए विधि निर्माण का अधिकार है, लेकिन पंचम गणतंत्र की संसद ब्रिटिश संसद के समान शक्तिशाली नहीं है। इसका कारण यही है कि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, यहाँ संविधान लिखित है। अकॉर्डिंग टू रूल संसद को सभी कार्य करने पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि संसद की कानून निर्माण की शक्ति धारा 16, धारा 38 द्वारा सीमित कर दी गई। यानी यहाँ राष्ट्रपति ने अपने आप को सर्वोच्च बनाया तो संसद की शक्ति सीमित हो गई स्वाभाविक रूप से। यहाँ आप देखेंगे कि संसद जो है वो उन सभी कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करती है जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। और राष्ट्रपति द्वारा पंचम गणतंत्र के संविधान में महत्वपूर्ण पहलू यही रखा गया कि संसद इतनी सर्वोच्च ना रहे, कार्यपालिका को सर्वोच्च बनाना है। और इसी मकसद से राष्ट्रपति ने अधिकांश कार्यक्षेत्र को अपने कार्यम शक्तियों में रखा। संसद की कानून निर्माण की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा जनमत संग्रह का। संविधान की धारा 11 के अनुसार राष्ट्रपति कुछ विशेष विषयों से संबंधित विधेयकों को मंत्रिमंडल अथवा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। यानी जनता की राय ली जाएगी कानून निर्माण करने में। जनमत संग्रह में बहुमत द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने पर वह सामान्य विधि की भांति जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है और समर्थन किए जाने पर वह सामान्य विधि की भांति उसकी घोषणा करता है। यानी आम कानून जैसे बनता है सामान्य, यानी कानून का रूप तब मिलता है जब जनता द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। अब बात आती है फिर संसद कौन से कार्यों को अपने पास रखे या कर सकती है। संसद के द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं, राष्ट्रीयता से संबंधित प्रश्नों, अपराध और दंड, करारोपण, निर्वाचकीय प्रबंधों, निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण आदि से उत्पन्न प्रश्नों पर कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, दलीय संबंधों, सामाजिक व श्रमिक मामलों पर कानून के सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सकता है। फिर भी हम ये पढ़ रहे हैं कि संसद जो है वो बहुत अधिक शक्तियों का उपभोग नहीं करती। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन
संविधान की धारा 89 में संवैधानिक संशोधन के जिन पद्धतियों का वर्णन किया गया है उसके अनुसार संसद की संवैधानिक संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 3/5 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। द्वितीय पद्धति है, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि इसे संसद के दोनों सदन पारित कर दे व जनमत संग्रह में निर्वाचकों का बहुमत इसे स्वीकार कर ले तो वह संविधान का अंग बन जाता है। वित्तीय शक्तियाँ। देश की सर्वोच्च सत्ता होने के नाते फ्रांस की संसद के पास वित्त का अधिकार, वित्तीय शक्तियों का भी अधिकार है। संसद द्वारा वार्षिक बजट पारित किए जाने पर ही शासन द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। संसद ही इस बात का निर्णय करती है कि किन साधनों से आवश्यक धनराशि प्राप्त की जाए और उसे किस प्रकार व्यय किया जा सके। इसके साथ साथ प्रशासन संबंधी कार्य जो संसद का है वो इस तरह से लिया गया है कि प्रशासनिक कार्यों में संसद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत कार्यपालिका पर संसद का पूर्ण नियंत्रण था, परंतु पंचम गणतंत्र के संविधान में कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण कम कर दिया गया और उसे प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर वाद विवाद, विचार विमर्श किए जाने की शक्ति तो प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत भी कर सकती है। निंदा प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के कुल बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा ही नहीं, यानी कुल सदस्य यदि निंदा प्रस्ताव पास करेंगे तो एक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। संसद को विदेशी संबंधों के संचालन के विषय में भी शक्ति प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन करने, युद्ध की घोषणा करने का कार्य भी संसद द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावित करने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि संसद के दोनों सदन द्वारा पृथक पृथक अलग अलग अपने कुल बहुमत से दोषारोपण प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो इसकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा बराबर की संख्या में नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया पंचम गणतंत्र के संविधान में संसद बहुत अधिक शक्तियों के आधार पर कार्य तो नहीं करती, फिर भी महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी अहम भूमिका मानी जाती है।